संज्ञा। इसी तरीके से यज्ञ, यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ होगा शुद्ध उच्चारण की जब हम बात करें तो। इसी तरीके से जैसे आप लोग कहते हैं ज्ञान, उसका शुद्ध उच्चारण होता है ज्ञान। इतने सारे उदाहरण यहां मैंने आपको लिखवा दिए, इनमें से अगर आप 4-6 भी पेपर में लिख के आ गए, बस आपका उद्धार हो गया। उतना ही आपने करना, इतने ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक वो श्लोक भी है, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरुम। आप लोगों ने लगातार इन कक्षाओं को देखना है और बोर्ड की परीक्षा में आप झंडा गाड़ के आओगे, ये विजयकांत सत्यज का, आपके बड़े भाई का वादा है प्यारे दोस्त। जय हिंद। मैं विजयकांत सत्यज इस्तकबाल करता हूं आप सभी का इस शानदार से सेशन के लिए पीडब्ल्यू के इस मंच पर। साथियों, आज हम संज्ञा टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके भेद कौन कौन से होते हैं और इस पर आधारित कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को बहुत विस्तार में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, जैसा कि हमारी कक्षा का यह नियम ही रहता है कि तिरंगे को सलामी देते हुए, भाई आजादी के सभी सपूतों को, क्रांतिकारियों को याद करते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो भाई एक बार कमेंट सेक्शन में सभी ने जय हिंद जरूर लिखना है। शुरू करते हैं भाई आज के सेशन को। देखिएगा, हमारा टॉपिक है संज्ञा। टॉपिक है मित्र हमारा संज्ञा। ठीक है, आप में से काफी सारे साथी इसको संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? संज्ञा, संज्ञा। और मैं क्या बोल रहा हूं? संज्ञा। दोनों में अंतर है क्या? वैसे तो भाई उच्चारणगत अंतर तो आपने देख ही लिया है, लेकिन शब्द एक ही है। इसका शुद्ध उच्चारण संज्ञा ही होता है। दरअसल ये जो ज्ञ है, जब मैं इस ज्ञ की बात करूं, यहां जो ये ज्ञ लिखा है, ज्ञ ज धन य से मिलकर बना होता है, अतएव इसका उच्चारण ज्ञ होता है। ज्ञ, ज धन य से मिलकर बना है तो ज्ञ, संज्ञा। इसी तरीके से यज्ञ, यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ होगा शुद्ध उच्चारण की जब हम बात करें तो। हालांकि आप लोगों ने इसका उच्चारण संज्ञा ही सुना होगा, यज्ञ ही सुना होगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आप लोग कहते हैं ज्ञान, उसका शुद्ध उच्चारण होता है ज्ञान। ठीक है, तो आप लोग संज्ञा को ही समझते चलिए, मैं इसे संज्ञा कहूंगा। अल्टीमेटली बात वही है। ठीक है जी, देखिएगा संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। इसकी परिभाषा वैसे तो आप लोगों ने कई बार पढ़ी होगी, पर फिर भी आज आप इसे देखेंगे, समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से कि आखिर ये है क्या। ठीक है जी, कह रहा किसी व्यक्ति, ध्यान से देखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं भाई? संज्ञा के भेद कितने होते हैं? अच्छा, इससे पहले ये समझ लो कि इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये जो परिभाषा आपने देखी है, ये आपने इससे पहले भी बहुत बार पढ़ी है, उसके बावजूद आपको ये क्लियर नहीं हो पाती, या फिर कई बार ये याद तो रहती है, कुछ को तो याद ही नहीं होगी, ये बात पक्की है। और कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्हें ये याद तो होगी, परंतु समझते नहीं होंगे कि व्यक्ति आखिर क्या है, वस्तु आखिर क्या है, स्थान क्या है, भाव क्या है। ध्यान से समझिएगा, यहां हम कुछ कुछ उदाहरण लिखते हैं। ठीक है जी, कुछ कुछ उदाहरण, जैसे यहां मैं व्यक्ति के कुछ उदाहरण लिखता हूं। व्यक्ति के कुछ उदाहरण कैसे हो सकते हैं भाई? जैसे मैं कह सकता हूं, देखिएगा, मैं भाई यहां कह सकता हूं राकेश, ये एक व्यक्ति है कि नहीं है बताइएगा?
मैं कहूंगा लड़का, व्यक्ति है कि नहीं है बताइएगा। शीतल, व्यक्ति है कि नहीं, एक लड़की का नाम है ना भाई। इसी तरीके से मैं कह दूंगा महिमा, भाई हम किसी का नाम ले रहे हैं, ठीक है, तो ये व्यक्ति है। इसी तरीके से जब हम किसी वस्तु की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे जी, वस्तु की जब हम बात करते हैं, तो वस्तु क्या क्या हो सकती है बताइएगा। कोशिश कीजिए कि आप लोग मुझसे पहले उत्तर दें, तभी आप लोग बेहतर सीख पाएंगे। ये जीवंतता आपको अपने मन के भीतर लानी होगी, आपको पढ़ने में ये जुझारूपन, ये जिज्ञासा लानी होगी, तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है। और पढ़ाई तो ऐसी चीज है दोस्त जिसमें आनंद आता ही आता है, क्योंकि यहां हम कुछ नया सीखते हैं। और इस हिंदी की क्लास में, विजयकांत सर की क्लास में, तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिएगा, वस्तु की बात कर लें, वस्तु कहते हैं प्यारे साथी, जैसे मेज है, ये एक वस्तु है। कलम है, ये भी एक वस्तु है। कुर्सी की बात कर लेंगे, कुर्सी ये भी क्या है दोस्त, एक वस्तु है, ठीक है। इसी तरीके से क्या और क्या क्या वस्तुएं हो सकती हैं भाई, बोतल में पानी पीते हो आप लोग, बोतल कह लीजिए, बोतल ये क्या है, ये भी एक वस्तु है, ठीक है जी। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे स्थान की, किसकी बात कर लेंगे जी, स्थान की। स्थान क्या क्या हो सकते हैं, आप लोगों का जो भी जिला है, कोई समस्तीपुर का होगा, ठीक है, कोई बेतिया का होगा, कोई भाई बेगूसराय का होगा, कोई आरा, कोई पटना, कोई छपरा, सब अलग अलग जिलों से आप लोग होंगे, ठीक है ना। या फिर आपका, फिर हम शहर विशेष की बात कर लें, गांव आपका अलग अलग होगा, वो सभी स्थान के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे मैं यहां कॉमन कॉमन कुछ उदाहरण लिखूंगा। सबसे पहले तो अपने देश का नाम लिख लेता हूं भाई, भारत, ये एक स्थान है, ठीक है जी। भारत क्या है दोस्त, एक स्थान है, देश का नाम है ना। इसी तरीके से अगर मैं राज्य का नाम लिख दूं भाई, बिहार, ठीक बा, बिहार, ये स्थान आ जाएगा। इसी तरीके से मैं कह दूं भाई पटना, ये एक स्थान आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से भाई हम एक और शहर का नाम लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं भाई गया, ये वो वाला गया नहीं है कि गया गया गया, मतलब ये जाना वाला गया नहीं है, ये शहर वाले गया की बात कर रहा हूं यहां में, ठीक है। तो ये स्थान के अंतर्गत आ गए। इसी तरीके से अब हम भाव की बात कर लेते हैं जी। भाव कौन कौन से होते हैं देखिएगा मित्र, अब तक जो चीजें आपने देखी थी, व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, इन्हें हम देख सकते हैं, इन्हें हम टच भी कर सकते हैं, जैसे मेज है, कलम है, कुर्सी, इन्हें हम टच कर सकते हैं। लेकिन भाई भावों को हम देख नहीं सकते, भावों को हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं जी, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा, मैं कहूं ईमानदारी, एक भाव है ईमानदारी, ईमानदार होना, ईमानदार शब्द की बात करूंगा, वो तो भाई विशेषण है, लेकिन ईमानदारी ये एक भाव है। इसी तरीके से हम बात कर लें भाई शत्रुता की, ममता, अपनापन, बचपन, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। ये सभी शब्द भाव के अंतर्गत आते हैं। तो अब आप लोगों को ये परिभाषा क्लियर हो रही होगी कि किसी व्यक्ति के अंतर्गत ऐसे उदाहरण आएंगे, किसी वस्तु के अंतर्गत कुछ ऐसे उदाहरण आते हैं। स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे जी, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आप इसे संज्ञा भी बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुद्ध उच्चारण करना चाहें तो संज्ञा होगा। आगे देखिए, यहां तक की हमने बात की। अब देख लेते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ठीक है जी। संज्ञा का हम वर्गीकरण कर रहे हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है भाई, किसी को पता है, किसी को पता है भाई बबुआ, पता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, क्यों लाडलो,
जी, संज्ञा के प्यारे साथी तीन भेद हो जाएंगे। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? तीन भेद। कौन कौन से हैं? सबसे पहली संज्ञा हो जाती है हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला भेद आ जाता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। एक होती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अच्छा ये समझिए, ये जो जातिवाचक संज्ञा है प्यारे साथी, इसी के दो भेद और भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई इसके दो भेद? इसके दो भेद और होते हैं। एक को तो हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और एक कहलाती है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है जी। अब एक एक भेद को हम बहुत ही गहराई से, बहुत ही शानदार तरीके से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को उठाएंगे, फिर जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इन्हें भी देखेंगे। उसके बाद हम भाववाचक संज्ञा को समझेंगे। ठीक है भाई, आइए शुरू करते हैं पहले भेद से। सबसे पहला भेद है हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम बात कर लें भाई, किसे कहा जाता है? जिस संज्ञा शब्द के माध्यम से, जिस संज्ञा शब्द के माध्यम से किसी विशेष, ध्यान रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है जी। किसका बोध करा रहा है? तो जिस संज्ञा शब्द के माध्यम से किसी विशेष व्यक्ति, व्यक्ति कैसा जी? विशेष। वस्तु कैसी जी? विशेष। स्थान कैसा जी? विशेष। का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है जी। आइए, इसके अंतर्गत कैसे कैसे उदाहरण आ सकते हैं? इसमें किसी पर्वत, नदी और इसी तरीके से व्यक्ति, जिसमें कि लड़का लड़की, नर नारी पुरुष, ये सब आ सकते हैं व्यक्ति। माह, दिवस, दिशा, इसी तरीके से हम कह सकते हैं सागर, महासागर, पुस्तक, मेला, त्योहार आदि का नाम शामिल किया जाता है।
पर्वत का नाम हो सकता है, नदी का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, माह का नाम हो सकता है, दिवस का, दिशा का, सागर का, महासागर का, पुस्तक का, मेला का, त्योहार का। इन सभी के नाम इसमें शामिल होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, ठीक है जी, देखिए क्या क्या आ सकता है इसमें भाई। पर्वत का नाम, नदी का नाम, और क्या क्या बोला भाई। हम्म क्रम थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत में नहीं आना है, ठीक है भाई। माह का नाम, दिवस का नाम, पुस्तक का नाम, सागर का नाम, त्योहार का नाम, इसी तरीके से और कौन सा लिखा था भाई हमने यहाँ, सागर, महासागर, पुस्तक, महासागर भी लिख लेते हैं भाई, महासागर का नाम, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति में नर नारी स्त्री पुरुष लड़का लड़की सब आ जाएंगे भाई, ठीक है ना। अब इनके कुछ कुछ उदाहरण हम लिख के देख सकते हैं। जैसे पर्वत के नाम क्या क्या हो सकते हैं भाई, बोलिएगा। पर्वत के नाम में हम क्या क्या कह सकते हैं, तो आप इसे पूरा ही लिख लीजिएगा। जब मैं पर्वत का नाम मैंने यहां लिखा तो उसके बाद मैंने ये लगा दिया, अनुवृत्ति चिन्ह ऐसे कहते हैं, लेकिन आप इसे पूरा लिखिएगा। नदी का नाम, माह का नाम, आप इस चिन्ह का प्रयोग नहीं कीजिएगा, आप पूरा पूरा लिखिएगा। पर्वत के नाम में हम हिमालय कह सकते हैं भाई, एक पर्वत हिमालय है, ठीक है। नीलगिरी एक पर्वत है भाई, नीलगिरी पर्वत है। यूराल पर्वत के बारे में नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये रशिया को दो हिस्सों में बांटता है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाएं तो आपको गारो खासी जयंतियां दिख जाएंगी। गारो, ये पहाड़ियां हैं भाई, गारो, ठीक है जी। और इसी तरीके से चोटियों के नाम भी हो सकते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, ये भी इसमें आ जाएगा। पहाड़ियों के नाम भी आ जाएंगे। नदी की बात कर लें तो जैसे हम कह सकते हैं गंगा, यमुना, और केवल भारत की ही नदियां नहीं, बाहर की नदियां भी लिख सकते हो भाई। नील नदी है, ठीक है जी। और यही भारत की नदी के कुछ और नाम ऐसे लिख दें तो हम नर्मदा लिख सकते हैं। काफी सारे नाम हो सकते हैं, ठीक है जी। माह के नाम, माह के नाम में कैसे लिख सकते हैं आप भाई, यहां ये ना लगाकर इसको आप ये समझिए कि आदि, क्योंकि हो तो बहुत सारे सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि चार ही नदियां होंगी, नदियां तो बहुत सारी हैं। माह के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, इस तरीके से माह के नाम आ जाएंगे। या फिर आप चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से दिवस की हम बात कर लें, दिवस में क्या आ जाएगा भाई, सोमवार, मंगलवार, आदि। पुस्तक की बात करें, पुस्तक कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे गोदान। यहां मैंने दो ही नाम लिखे क्योंकि बाकी आपको पता ही है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार, कोई इसमें कठिन बात नहीं थी। गोदान एक किताब का नाम हो सकता है, ठीक है भाई। एक किताब है पाणिनि की अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। महाभारत एक पुस्तक का नाम है भाई, एक ही है महाभारत, बहुत सारी नहीं है भाई, महाभारत आदि। सागर का नाम क्या क्या हो सकता है भाई, सागर का नाम जैसे अरब सागर, अरब सागर, लाल सागर,
काला सागर, पीला सागर, बहुत सारे हैं भाई। ठीक है जी, लाल सागर हो गया, पीला सागर होता है एक, पीला सागर, भूमध्य सागर। ठीक, बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। त्योहारों के नाम कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हम यहां लिख सकते हैं दीपावली, हाँ है ना भाई, त्योहार है कि नहीं है दीपावली? बिल्कुल है। इसी तरीके से यहां हम लिख सकते हैं ईद, भाई ये एक त्योहार हो गया। गुरुपूरब, ठीक है जी, ये हो गया। इसी तरीके से भाई हम होली लिख सकते हैं, ठीक है जी, हम क्रिसमस लिख सकते हैं आदि। ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आगे देखिएगा, महासागर की बात करते हैं। महासागर कौन कौन से हैं भाई? 5 महासागर हैं, आप लोगों को पता है। तो आप ऐसे नाम लिख सकते हैं जैसे प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर लिख सकते हैं, हिंद महासागर, हिंद महासागर आदि। बाकी अटलांटिक महासागर है, ठीक है, आर्कटिक महासागर है और दक्षिण महासागर है, वो सब आपको पता है। व्यक्तिवाचक ये भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के भी नाम आ सकते हैं, जैसे राकेश, जैसे सुमित, जैसे श्वेता, जैसे शिवानी आदि। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ये क्या है दोस्त? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि ये किसी एक विशेष व्यक्ति का या विशेष वस्तु का या विशेष स्थान का बोध करवाते हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इतने सारे उदाहरण यहां मैंने आपको लिखवा दिए, इनमें से अगर आप 4-6 भी पेपर में लिख के आ गए, बस आपका उद्धार हो गया। उतना ही आपने करना है, इतने ज्यादा की जरूरत नहीं है। बस आप इनमें से कोई भी 4-6 उदाहरण उठा के लिख दीजिएगा कि जैसे आपने ये परिभाषा लिखी पेपर में, ऐसे आपको करना है कि जिस संज्ञा शब्द के माध्यम से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, बस ये वाली पंक्ति भी नहीं लिखनी, इसकी जरूरत नहीं है, इतना ही पूछेगा वो आपसे, आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है ना, जैसे लिख के ये मैंने आपको समझाया है ताकि आप उदाहरण अपने मन से लिख सकें। जैसे लिख दीजिए भाई, हिमालय लिख दीजिए, गंगा लिख दीजिए, राकेश लिख दीजिए, सुमित लिख दीजिए, पंकज लिख दीजिए, माह में चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, कुछ भी लिख दीजिए, दिवस में सोमवार मंगलवार बुधवार, एक कुछ भी लिख दीजिए, दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कुछ भी लिख दीजिए भाई। ठीक है ना, इसी तरीके से सागर की बात करेंगे, लाल सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर, भाई बहुत सारे सागर है। महासागर की बात कर लेंगे तो मैंने आपको बता ही दिया। पुस्तकों की बात कर लेंगे तो पुस्तक आप कोई भी लिख सकते हैं, मेला, त्योहार इत्यादि का नाम आप इसमें लिख सकते हैं। तो 3-4-5 उदाहरण लिख के आधे लिख दीजिएगा, ये परिभाषा आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है ना, बस इतना सा आपने करना है। आगे देखिएगा, अगला भेद है हमारे पास जिसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है भाई? ये जातिवाचक संज्ञाएं किसे कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा तो समझिए, जिस जिस संज्ञा शब्द के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा
स्थान की पूरी जाति का बोध होता है। उसे उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है जी। जैसे उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? क्या कहा मैंने कि ये व्यक्ति वस्तु या फिर स्थान की पूरी जाति का बोध कराएंगे। जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ रहे थे वहां मैंने आपको बताया कि ये किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या फिर विशेष स्थान का बोध करवाते हैं। ठीक है जी। आगे देखते हैं। जैसे भाई, जैसे में क्या क्या उदाहरण आप लिख सकते हैं? देखिए, जैसे में क्या क्या उदाहरण हम लिख सकते हैं भाई? अभी हमने देखा कि नदी के नाम, पर्वत के नाम और पुस्तक के नाम इत्यादि किसमें आएंगे भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो वैसी ही बात यहां पर देख लीजिए। अगर मैं कह दूं नदी शब्द, ये है भाई जातिवाचक। मैं कहूंगा पर्वत, तो ये है जातिवाचक। मैं कहूंगा त्योहार, तो ये है जातिवाचक। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं भाई फल, ये है जातिवाचक। आम, ये भी जातिवाचक है। फल और आम को भी विस्तार में बताऊंगा, इसकी चर्चा करूंगा। ठीक है ना। इसी तरीके से अनाज कह दें तो ये भी क्या है भाई? जातिवाचक। गेहूं कह दें तो ये भी क्या है भाई? जातिवाचक। ठीक है जी। इसी तरीके से आगे बढ़े, और क्या क्या उदाहरण कह सकते हैं भाई? हम मेज कह सकते हैं, जातिवाचक है। घड़ी कह देंगे भाई, घड़ी, ये भी क्या हो जाएगी भाई? जातिवाचक हो जाएगी। गाय कह लूं, ठीक है जी। शेर कह दूं, कुत्ता कह दूं, ठीक है जी। मैं लड़का कह दूं, लड़की कह दूं, स्त्री कह दूं, आदि। इतने उदाहरण पर्याप्त होंगे। ये सभी, बाकी ऐसे उदाहरण आप लोग और भी बना सकते हैं। कुल मिला के मैं आपको नब्ज दे दूंगा, जैसे डॉक्टर नब्ज पकड़ता है ना भैया। आपने कभी अगर औषधि वाले किसी वैद्य को दिखाया होगा तो वैद्य नस पकड़ के बता देते हैं कि क्या दिक्कत है मरीज को। वैसे ही मैं आपको नब्ज पकड़ना सिखा रहा हूं। उसके बाद तो आप जितने चाहें उतने उदाहरण लिख सकते हैं। देखिएगा भाई, नदी के नाम इसमें क्यों आए? नदी क्यों आई, मतलब नदी शब्द इसमें क्यों आए? क्योंकि नदी शब्द के माध्यम से सारी नदियों का बोध हो रहा है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, सिंधु, सब। एक वो श्लोक भी है कि गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधम कुरुम। तो सारी नदियां, ये तो 7 नदियां इसमें थी। ऐसी दुनिया भर की जितनी नदियां वो नदी शब्द में आ जाएंगी। पर्वत शब्द में क्या केवल एक ही पर्वत आएगा? नहीं जी, दुनिया भर के जितने पर्वत हैं सारे आ जाएंगे। कुछ पर्वत तो समुद्र के भीतर भी हैं, वो भी इस पर्वत शब्द में शामिल हो जाएंगे। त्योहार, सारे त्योहारों का बोध करा रहा। फल और आम, इस पर गौर फरमाइएगा, एक बार ध्यान से देखिएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर फल शब्द तो जातिवाचक है, ये तो ठीक है, लेकिन आम शब्द तो सर व्यक्तिवाचक है, क्योंकि यह फल विशेष की बात कर रहा है। नहीं लाडलो, नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। कैसा है? तो ध्यान से देखो भाई, क्या आम दुनिया भर में एक ही है? पूरी दुनिया में क्या एक आम है? ना। जैसे आपने यहां देखा था अभी भाई, पीला सागर दुनिया भर में एक ही है। आपने वैशाख, एक ही महीना होता भाई, अलग नहीं होते वैशाख, सब एक ही, सिर्फ एक ही है। नर्मदा एक नदी का नाम है, सारी नदियां नर्मदा नहीं है। ठीक है भाई। इसी तरीके से नीलगिरी एक पर्वत का नाम है, सारे पर्वत नहीं है भाई नीलगिरी। ठीक है ना। इसी तरीके से देखिएगा भाई, प्रशांत महासागर एक ही है, प्रशांत महासागर, सारे नहीं है भाई। ठीक है। तो इस तरीके से नीलगिरी ऐसे लिखेंगे। मैं नीलगिरी में थोड़ी सी गलती हुई है, नीलगिरी, तो ये एक ही है। लेकिन जब हम आम की बात करेंगे, आम तो दुनिया भर में बहुत सारे हैं भाई, जातिवाचक है, एक नहीं है, बहुत सारे हैं आम। आम की जाति की ये बात करा रहा है। अगर आम के अंतर्गत भी दशहरी आम कह देंगे, फिर
भाई तब भी जातिवाचक ही रहेगा। दशहरी आम एक नहीं है ना, बहुत सारे हैं, तो दशहरी आम भी कहेंगे तो वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। इसी तरीके से अनाज कह दिया तो जातिवाचक है। गेहूं कहेंगे, जौ कहेंगे, बाजरा कह देंगे, मक्का कह देंगे, ये सब भी जातिवाचक में ही आएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं नहीं है, ये जातिवाचक ही हैं, क्योंकि ये अपनी पूरी जाति का बोध करा रही हैं। क्लियर है भाई यहां तक सभी को? यहां तक हमने देखा, ठीक है भाई। अब एक पॉइंट यहां से देख लीजिए, इसी में एक पॉइंट लिख लेंगे कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं भाई? दो भेद होते हैं, ठीक है जी, दो भेद होते हैं जातिवाचक संज्ञा के। कौन कौन से हैं? तो एक तो होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, एक होती है समूहवाचक संज्ञा। तो अब हम एक एक को समझना प्रारंभ करते हैं जी। पहले है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है जी। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मित्र, जिस संज्ञा शब्द के माध्यम से, जिस संज्ञा शब्द के माध्यम से किसी द्रव्य, द्रव्य का क्या मतलब होता है भाई? द्रव्य आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा, जिसे अंग्रेजी में मैटर कहते हैं, हिंदी में द्रव्य कहते हैं। इसके अंतर्गत ठोस भी आ जाता है, द्रव भी आ जाता है, गैस भी आ जाती है, धातु भी आ जाएंगे, अधातु भी आ जाएंगी, ठीक है ना। दरअसल द्रव्य है क्या? जो वॉल्यूम घेरती है, कुछ ना कुछ आयतन उसका होगा। अंग्रेजी में आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि एक वॉल्यूम शब्द होता है इसके लिए, और हिंदी में इसे हम आयतन कह देते हैं, ठीक है जी। तो ये होते हैं द्रव्य। जिस संज्ञा शब्द के माध्यम से किसी द्रव्य का बोध होता है, का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे भाई उसे? क्या कहेंगे बच्चा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है जी, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देखिएगा, जैसे क्या क्या हो सकता है? मैं कह दूं पानी, देखिएगा पानी भाई, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से मैं कह दूं तेल, दूध, ठीक है जी, हवा। इसी तरीके से मैं कह दूं सोना, ये सोना वाला सोना नहीं है भाई, वो वाला सोना नहीं है, ये गोल्ड है, गोल्ड। सोना, चांदी, ठीक है जी, आदि, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। क्या कहते हैं इन्हें? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं भाई। अगला देखिएगा, समूहवाचक संज्ञा। ये क्या होती है? किसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा
इसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जा सकता भाई। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा क्या होगी? जिस संज्ञा शब्द के माध्यम से किसी समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है जी, जिस संज्ञा शब्द के माध्यम से किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण बताएंगे क्या आप लोग? बोलिए भाई, मेरे लिखने से पहले एक बार सोच लीजिए। चलिए, क्या क्या उदाहरण आप लोग बता सकते हैं समूहवाचक संज्ञा में? जैसे मैं कह दूं गुच्छा, बताओ गुच्छा में एक होगा कि ज्यादा होगा भाई? अंगूर का गुच्छा ही हो तो उसमें एक से ज्यादा अंगूर है, समूह का बोध हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी। इसी तरीके से सेना की बात करेंगे, सेना। ठीक है, ब्रिगेड कह लीजिए, और इसी तरीके से हम कह सकते हैं मंडली, टोली, गिरोह, संसद। ठीक है ना? गुच्छा, सेना, ब्रिगेड, मंडली, टोली, गिरोह, इस तरीके के शब्द इसमें प्रयुक्त होते हैं। इतने आपके लिए पर्याप्त है, मैं यहीं आदि लिख देता हूं। इसी में इतने उदाहरण भी आपने याद कर लिए तो आपका काम हो जाना है। ठीक है जी, आदि, इतने उदाहरण आप याद कर लीजिएगा कि गुच्छा, सेना, ब्रिगेड, मंडली, टोली, गिरोह, ऐसे उदाहरण इसमें आते हैं। ठीक है ना? परिवार शब्द है, वो भी समूह का बोध करवा रहा है। यहां तक क्लियर हो रही है भाई सभी को सारी बातें? इतना हमने समझ लिया। अब है हमारे पास भाववाचक संज्ञा, जो कि तीसरा भेद होता है संज्ञा का। कौन सा भेद भाई? तीसरा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किससे कहते हैं भाई? जिस संज्ञा शब्द के माध्यम से किसी भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ध्यान से देखिए, जिस संज्ञा शब्द के माध्यम से किसी भाव का बोध होता है। बहुत आसान है परिभाषाएं लिखना, आसानी से आप लिख सकते हैं, इन्हें रटने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे की बात कर ले तो भाई इसमें आ जाएगा कि भाई ईमानदारी लिख सकते हैं, ईमानदारी, शत्रुता, मित्रता, हरियाली,
मानवता, ममता, पितृत्व, अपनापन, बचपन। इसी तरीके से लिख सकते हैं भय, स्वास्थ्य, इतने पर्याप्त होंगे, आदि। ठीक है जी। ईमानदारी, शत्रुता, मित्रता, हरियाली, ऐसे शब्द हम केवल महसूस कर सकते हैं इन शब्दों को। भाई इस भाव को, ईमानदारी, ईमानदारी का भाव महसूस किया जा सकता है, ईमानदारी देखी नहीं जा सकती भाई। ईमानदारी को हम देख नहीं सकते हैं, इस भाव को हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसी तरीके से भाई शत्रुता है, मित्रता है, हरियाली है, हरियाली को हम देख नहीं सकते जी। जब हम खेत में देख रहे हैं तो हम गेहूं की बालियां देख रहे हैं कि जी खेत में गेहूं है, लेकिन हम हरियाली देख नहीं रहे, हम हरियाली को महसूस कर रहे हैं कि हां खेत में हरियाली है, ये चीज है। ठीक है जी, ये है भाववाचक संज्ञाएं। एक छोटा सा पॉइंट और लिखवा रहा हूं, हालांकि ये आपके पेपर में आना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर एड ऑन में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ के ना आए, इसलिए इतना सा लिखवा रहा हूं कि भाववाचक संज्ञाएं संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। बनती हैं डैश, भाई किस किस से बनती हैं, किस किस से बनेंगी जी? जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, ठीक है जी, विशेषण से, क्रिया से, क्रिया से और तथा अव्यय से, ऐसे। ठीक है जी, यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, संज्ञा टॉपिक हमारा पूरा हो गया। आइए इसका हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि संज्ञा हम किसे किसे कहते हैं। हमने देखा था इस चैप्टर में कि आज हम सबसे पहले हम यहां से शुरू किया हमने कि हम संज्ञा का वन शॉट देख रहे थे, संज्ञा के लिए वन शॉट क्लास। संज्ञा क्या है? तो भाई ये संज्ञा ही है, जिसे आप लोग संज्ञा कहते हैं, उसी को हमने संज्ञा कहा था। ठीक है जी, ये बताया था कि इसे संज्ञा क्यों कह रहे हैं, ये मैंने आपको समझाया। संज्ञा की परिभाषा होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। व्यक्ति के उदाहरण मैंने आपको दिए, वस्तु के दिए, स्थान के दिए, भाव के उदाहरण भी मैंने यहां आपको दिए थे। ठीक है जी, इसके बाद हमने देखा कि संज्ञा को हम कितने प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो आपने संज्ञा के भेद ये बताने हैं कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और जातिवाचक, इसके दो भेद होते हैं जातिवाचक के, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है जी, ये है। फिर हमने एक एक को देखा। हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है भाई? जिस संज्ञा शब्द के माध्यम से किसी विशेष व्यक्ति, इस विशेष को आपने बहुत गौर करके देखना भाई, यह विशेष व्यक्ति हो सकता है, विशेष वस्तु हो सकती है, विशेष स्थान हो सकता है। ये विशेष शब्द तीनों के लिए प्रयुक्त हो रहा। विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है जी, इसमें क्या हो सकता है? नदी का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, माह का, दिवस का, दिशा का, सागर का, महासागर का, पुस्तक का, मेला का, त्योहार इत्यादि का नाम इसमें हो सकता है। देखिएगा, जैसे पर्वत का नाम, नदी का नाम,
ठीक है भाई, माह का नाम, दिवस का नाम, पुस्तक का नाम, ये सभी इसमें आ सकते हैं। जैसे हिमालय एक पर्वत विशेष का नाम है, ऐसे ही हमने देखा था। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं ये दुनिया में सिर्फ एक ही होती हैं, एक से अधिक नहीं होंगी भाई, एक ही होती हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अगला हमने देखा था जातिवाचक संज्ञा को। क्या होती है भाई जातिवाचक संज्ञाएं? जिस संज्ञा शब्द के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी हमने देखा, पर्वत देखा, त्योहार देखा, इनके माध्यम से पूरी की पूरी जाति का बोध हो रहा था, अतएव हमने इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा। फिर हमने यह भी देखा कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जिसके माध्यम से किसी द्रव्य का बोध होता है। द्रव्य के अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु ये सभी इसमें आ जाते हैं, ठीक है जी। उदाहरण हमने देखा, तेल है, पानी है, दूध है, हवा है, सोना है, चांदी है, लोहा है, ऐसे उदाहरण इसमें आ जाते हैं। समूहवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं भाई? जिस संज्ञा शब्द के माध्यम से किसी समूह का बोध होगा। जैसे हमने देखा ब्रिगेड, जैसे हमने देखा मंडली, भाई भक्तों की मंडली जा रही है, एक भक्त नहीं जा रहा है भाई, ना 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 ना, भक्तों की मंडली जा रही है। डाकुओं का गिरोह जा रहा है तो डाकुओं का गिरोह, यहां गिरोह शब्द है भाई, ये समूह का बोध करा रहा है। एक डाकू नहीं है, एक डाकू नहीं है भाई, काफी सारे डाकू हैं, गुच्छा है, ठीक है भाई। इसी तरीके से सेना, ब्रिगेड, ये आपने देखा। पुलिस शब्द है, ये भी समूह का बोध करवाता है। आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा, भाई जिस संज्ञा शब्द के माध्यम से किसी भाव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं भाई, ठीक है ना। जैसे ईमानदारी है, शत्रुता है, मित्रता है, हरियाली है, ठीक है ना, ये सब भाव हैं। और एड ऑन में एक चीज मैंने आपको बताई कि भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। यहां पर यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस चैप्टर से संभावित प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं वो बता देता हूं, कैसे कैसे प्रश्न यहां से आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा और इसे बार बार रिवाइज कीजिएगा, तभी आप यहां से बेहतर इसमें कर पाएंगे भाई इस चैप्टर में, ठीक है ना। संभावित प्रश्न, ठीक है जी, कैसे कैसे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं ताकि आप सर्वोत्तम अंक लाएं और माता पिता का भी नाम रोशन करें, अपना भी मनोबल बढ़ाएं और आपकी जो काबिलियत है वो असल रूप में आपको दिखेगी कि आपने इतने नंबर भाई प्राप्त किए, ठीक है जी। आइए तो कैसे कैसे उदाहरण हो सकते हैं इसमें देखते हैं। जैसे प्रश्न आ सकता है कि संज्ञा किसे कहते हैं? दो नंबर का आ सकता है, 2 मार्क्स का आ सकता है, संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है ना। उत्तर लिखना है इन सब के आपने। इसी तरीके से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि जातिवाचक संज्ञा के 6 उदाहरण बताइए। ऐसे दे देगा भाई, 2 नंबर का ही क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि संज्ञा की परिभाषा कॉमा भेद उदाहरण सहित लिखिए या बताइए, ऐसा कुछ भी आ सकता है। यह प्रश्न प्यारे साथी 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है
4 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन है और 5 नंबर का भी ये प्रश्न हो सकता है। ठीक है जी। और अगर ऐसा पूछा जाए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? भेद होते हैं 2 नंबर का। तो जब 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो केवल ये नहीं बताना कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के जो जो भेद हैं उनके नाम भी बताने। तो तुरंत से बता दो कि संज्ञा के भाई कितने भेद होते हैं। उसके बाद मैं तो कहूंगा तुरंत आप वो जो टेबल मैंने आपको बताई है ना, आप इस टेबल को बना के आ जाओ, टाइम भी कम लगेगा और एग्जामिनर समझ भी जाएगा कि हाँ इस बच्चे को सब कुछ आता है, बहुत क्लियर तरीके से इसे चीजें पता है। तुरंत आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपको 2 नंबर भाई तुरंत ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये थे संभावित प्रश्न ऐसे। इसमें एक प्रश्न और मैं ऐड कर रहा हूं जो कि थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, आना नहीं चाहिए पर फिर भी अगर आ गया तो आप उसका उत्तर भी दे पाए। भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं? ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, सामान्य रूप में ये प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। ये थे आपके संभावित प्रश्न जो कि मैंने आपको सारे ही अब करवा दिए। ठीक है जी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट बचा हो, कहीं कोई बात नहीं समझ में आई हो, तो चैट सेक्शन आपके लिए, जो कमेंट सेक्शन है वो आपके लिए बिल्कुल ओपन है, लोकतांत्रिक रूप में ओपन है। वहां आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। ठीक है, और इसी तरीके से वन शॉट में आपको सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे, चाहे वो चैप्टर्स हों गद्य खंड के, पद्य खंड के, या फिर आपको निबंध लिखना सिखाना हो, ठीक है ना, या फिर व्याकरण का जितना भी अंश हो, सभी को वन शॉट वीडियोस में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप लोगों ने लगातार इन कक्षाओं को देखना है और बोर्ड की परीक्षा में आप झंडा गाड़ के आओगे, ये विजयकांत सत्यज का, आपके बड़े भाई का वादा है प्यारे दोस्त। ठीक है, आप लोग रिवीजन करते रहिए, जितना मैंने पढ़ाया इसको 3 बार 4 बार 5 बार जितनी ज्यादा बार हो सके उतनी ज्यादा बार इसे पढ़िएगा, इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है ना, और रिवीजन करते रहिएगा। ये जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर लिखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। मैं यहां लिखवाता इनके उत्तर, पर क्योंकि मैंने चैप्टर पूरा पढ़ाया ही है और वही तो लिखना है, तो आप लोग आसानी से इसे लिख सकते हैं। अब बच्चे तो नहीं है ना भाई आप लोग, बड़े हो गए ना, तो लिख लेंगे। ठीक है, और एक सेपरेट कॉपी बनाइएगा हिंदी के लिए, क्योंकि अब आपको सारे चैप्टर्स मिलने वाले हैं। एक अलग कॉपी, नई कॉपी खरीदो, उसमें एक एक चैप्टर लिखो। पहले संज्ञा, ठीक है ना, फिर सर्वनाम आएगा, विशेषण, ये व्याकरण वाला खंड हो गया। और इसी तरीके से गद्य खंड के लिए एक अलग कॉपी बना सकते हैं, पद्य खंड कविताओं वाले अंश के लिए एक अलग कॉपी बना सकते हैं। ऐसे 2-3 कॉपी हिंदी के बना लीजिए, बहुत बेहतरीन करके आएंगे इस बार के बोर्ड में, गारंटीड है। ठीक है भाई, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।